अब हम देखेंगे इसमें क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें जी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत में लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दासता को स्वीकार नहीं किया, यानी भारतीय लोगों की प्रवृत्ति रही थी वो कभी भी किसी की भी स्वतंत्रता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे जब तक कि ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सके। तो वैसे ही यहाँ पर भी अंग्रेज़ों की दास्तां हृदय से नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों की जो फूट है, आपसी झगड़े, उससे लाभ उठाकर और अपने जो ताकत के बल पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर क्या कर लिया था, अपना जो नियंत्रित स्थापित कर लिया। लेकिन हृदय से भारतीयों ने कभी भी इससे अंग्रेज़ों की दास्तां यानी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। 1757 से भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष चलते रहे, यानी 1757 से लगाकर 1947 तक भारतीय लोग अंग्रेज़ों से क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे। 1857 में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सरकार को हिलाने वाला सिद्ध हुआ, जिसके बारे में हमने इससे पहले अध्ययन किया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाला पहला व्यापक स्तर का आंदोलन था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आज़ादी का इतिहास लिखा। इस समय क्या हुआ था, जो आज़ादी के लिए जो लड़ा गया पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके विफल होने के बाद फिर कांग्रेस की स्थापना आदि विभिन्न संगठनों के बाद फिर धीरे धीरे इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा मिला था। और उन्होंने अंग्रेज़ों से क्या किया था, अंग्रेज़ों को आतंकित करके उन्हें सशस्त्र क्रांति द्वारा उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया था। और इसी प्रयास के अंदर उन्होंने क्या की थी, वो बलि वेदी के अंदर अपने जीवन का उन्होंने क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। यानी हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर लटक गए थे। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी गतिविधियां वो इस समय हुई थी। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान में वही कारण थे जिनके उत्थान में उग्रपंथ का उदय हुआ। उग्रपंथ क्या था, ये कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं थी, एक उदारवादी विचारधारा थी और दूसरी थी उग्रवादी विचारधारा। तो जिसमें उग्रवादी क्या थे, ये अंग्रेजों से भिक्षा मांगना, इसमें बात नहीं थे। वो तो जो गर्म नीतियाँ, यानी जो उग्र का मतलब ही होता तेज, ऐसी नीतियों का द्वारा भारत को क्या करना चाहते थे, स्वतंत्र करवाना चाहते थे। तो इन्हीं बातों को, ऐसे ही जो उग्रपंथ में जैसी विचारधाराएं थी वैसी ही विचारधारा इनमें आतंकवादी घटनाओं के अंदर कह सकते हैं, जिससे अंग्रेजों ने आतंकवादी घटनाएं कही थी लेकिन इन क्रांतिकारियों की थी। यानी ये अपनी बात को मनवाने, ये मतलब जो साधन थे, जो उदारवादियों ने साधन अपनाए उनमें विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा जो उग्रवादियों के साधन थे उनमें भी इन्होंने क्या किया था, विश्वास नहीं किया था। इन सबसे अलग ही इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति के कारण ये घटनाएं भारत के अंदर हुई और अंग्रेजों को भी काफ़ी कुछ बदलने पर मजबूर करना पड़ा। 1857 के कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों से क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। तो लॉर्ड जो कर्जन था, इसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के द्वारा विभिन्न अधिनियम लेकर के आया और उन अधिनियमों से क्या हुआ, भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति और ज़्यादा अविश्वास की भावना का प्रभाव हुआ था। जिसमें उसने कलकत्ता कॉरपोरेशन व अधिनियम लेकर आया था, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम लेकर आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इन सारों के कारण भारतीयों के अंदर इसके प्रति क्या हुआ था, गुस्सा फैला था। 1905 में इस लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, सबसे बड़ी चोट भारतीयों के ऊपर इसने डाली थी। वो बंग भंग की चोट से स्वाभिमानी जो भारतीय थे वो भड़क उठे। अब देखो इसमें क्या था, अब यहाँ पर 1905 में, क्योंकि बंगाल उस समय क्या था, विशेषकर कलकत्ता कह सकते हैं ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और बंगाल से भी इस क्षेत्र का क्या था, केंद्र था। तो बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां ज़्यादा आ रही थी, इन राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। दो तरीकों से कर दिया, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर, ताकि यहाँ क्या हो, हिंदू मुस्लिम और हिंदी और बंगाली आदि इन भाषाओं के आधार पर ये झगड़कर आपस में भारतीय लड़ते रहे और अंग्रेजों का क्या हो, जो फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने शुरू की थी वो यहाँ चलती रहे। इस कारण यहाँ इसका विभाजन कर दिया। लेकिन जो स्वाभिमानी भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजों की इस कूटनीति को पकड़ा और उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो अंग्रेज क्या करेंगे, हमें लड़ा लड़ा करके सदियों तक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो सरकार के दमन और साथ ही जनता के कुशल नेतृत्व
देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। यानी देखो, क्रांतिकारियों ने क्या था, न तो ये उदारवादी दल की जो नीतियों से खुश थे और न ही उग्रवादियों के तरीकों से, ये यानी इन दोनों में इनका विश्वास नहीं था। इनका तो इनसे अलग ही था, क्योंकि इनका मानना था, जो आगे आ रही है बात, इससे क्रांतिकारियों का क्या मानना था, यानी इसका विश्वास किस में था, वो बात आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व जैसे कि धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं कैसी चाहिए, यानी जैसे हर व्यक्ति को जैसे विदेशों के अंदर लोगों को प्राप्त है, वैसी धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हो। नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति को, ये इन सबको क्या करते थे, जो विदेशी समाप्त शासन क्या करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था, इन सब से ये क्या रखना चाहते थे, बनाए रखना चाहते। यानी इनका विश्वास था कि ये अंग्रेज लोग क्या करेंगे, हमारी धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, हमारी संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों को एक दिन ये क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अंग्रेज इनको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके से इन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था कि भारत को विदेशी शासन से मुक्ति दिलवाना, यानी विदेशी दासता से क्या करना, मुक्त करवाना ही इन्होंने अपना उद्देश्य बनाया था। अब देखेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी महाराष्ट्र प्रांत के अंदर, फिर बंगाल में ही देखेंगे जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो कहाँ कहाँ फैली थी, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया। सबसे पहले कहा यह भी जाता है कि सबसे पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसकी प्रारंभ भी कहाँ से हुई थी, महाराष्ट्र से ही प्रारंभ हुई थी। एक रिपोर्ट आई थी 1918 में, विद्रोह समिति थी। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया था कि भारत में जो क्रांतिकारी, इन्होंने इनके लिए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इन्होंने एक आतंकवाद शब्द का उपयोग किया कि क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ था। तो यहाँ पर जो इस गतिविधियाँ, इनके शुभारंभ का श्रेय इनको जाता है, वासुदेव बलवंत फड़के को। ये जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, जो इससे पहले हमने रामोसी आंदोलन पढ़ा था कर्षक, तो इन्होंने एक संगठन बनाया था रामोसी कर्षक दल, और उसका रामोसी कर्षक दल के ही नेतृत्व में ये सशस्त्र विद्रोह के जरिए अंग्रेजों को बाहर से बाहर खदेड़ना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो अंग्रेजों की जो संचार लाइनें उनको नष्ट करके सरकारी संचार सेवाओं को ठप करने और धन एकत्रित करने के लिए विभिन्न जगह जो डकैतियाँ डालने आदि का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। तो इन्होंने 1876 में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की क्या कर ली थी, नौकरी छोड़ दी। प्रारंभ में अंग्रेजों की नौकरी कर, और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को क्या किया, प्रोत्साहित किया था। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1889 में फड़के को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके बाद में इसको अदन यानी अरब देश की जेल के अंदर भेज दिया, यानी देश से इनको क्या कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया। और इस तरीके से बर्बरतापूर्व तरीके से अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया, दमन कर लिया था। और जहां अदन देश के अंदर ही इनकी क्या हो गई थी, 1889 में स्वर्गवास, यानी वहीं इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। अब देखेंगे हम चापेकर बंधुओं के बारे में जिन्होंने रैंड की हत्या। तो पुणे महाराष्ट्र के चापेकर बंधु जो दामोदर हरीश चापेकर, बालकृष्ण हरीश चापेकर और वासुदेव हरीश चापेकर, ये भाई थे, ने क्रांतिकारी आंदोलनों को नई दिशा दी। यानी इसके अंदर बाद में इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को दी। तो यहाँ जैसे शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी, बाद में जब यहाँ इस क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्यार और अंग्रेजी विरोधी भावना जगाने के लिए गणपति त्यौहार, शिवाजी त्यौहार आदि मना रहे थे, तो इसी के ये तिलक के ये शिष्य थे। तो इन्होंने क्या किया था, पहले 1893 में इन्होंने हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई, जिसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए, जो शुरू किसने किए थे, तिलक ने, और लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। 1897 में पुणे के प्लेग रोग महामारी के रूप में फैला और पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एस्टन प्लेग पीड़ितों की सहायता की बजाय उसमें क्या फैला रहे थे, आतंक फैला रहे थे। यानी लोगों के जबरदस्ती, ये लोगों के घरों के अंदर घुस करके आतंक फैलाया करते थे, लोगों के साथ बदव्यवहार करते थे। तो इस बात से रुष्ट होकर इन्होंने क्या कर दी, इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। यानी ये दोनों अधिकारी क्या थे, बदनाम, कठोर और कूचक्र रचने वाले होते थे, और इनकी अपमानजनक गतिविधियों के कारण जो चापेकर बंधुओं ने इसकी क्या कर दी, हत्या। ये जो इस समय इस काल के अंदर होने वाली भारत के अंदर जो पहली राजनीतिक हत्या थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे कारण ही अंग्रेजों ने क्या किया था, एक
रौलट समिति का भी गठन किया गया था। इस सारी बात की जो जानकारी के लिए संपूर्ण पूना नगर उनके अत्याचारों से त्रस्त था। किनके? इन जो रैंड बंधु थे इनके, रैंड और एस्टन इनके। चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 को क्या कर दी? हत्या। और चापेकर बंधुओं को बाद में गिरफ्तार कर लिया। एक जो देशद्रोही थे, उन देशद्रोही की वजह से, यानी भारतीय थे जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में इनको क्या कर दिया? अंग्रेजों को पकड़वा दिया और बाद में अंग्रेजों ने इसको क्या कर दी थी? फांसी की सजा दे दी थी। हालांकि इन्होंने इसका बदला भी ले लिया। उन जो पकड़वाने वालों को बाद में क्रांतिकारियों ने मार भी दिया था, लेकिन जो इन बंधुओं को नहीं बचा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की क्या की थी? स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़, यानी जो वर्तमान गुजरात का प्रदेश है, इस क्षेत्र के रहने वाले थे और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज कहाँ पर है? ये इंग्लैंड के अंदर, लंदन में। और वहाँ से बैरिस्टर यानी वकील बने और वकील बनकर भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेसिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र करवाने का दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्यक्षेत्र क्या बनाया? लंदन बनाया। यानी प्रारंभ के अंदर ये भारत के अंदर जगह जगह रहे थे। जैसे इन्होंने यहाँ पर अजमेर में अपना निवास स्थान, पहले बम्बई में रहे तो बम्बई में वहाँ अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के कारण फिर अजमेर आ गए। अजमेर के बाद में चले गए थे अपने, कुछ समय मेवाड़ के महाराणा के यहाँ भी दीवान रहे, फिर जूनागढ़ में भी दीवान रहे। लेकिन जूनागढ़ में एक अंग्रेज से इस वैचारिक मतभेद और उनके द्वारा इनको कुछ कटु वचन कहने के कारण फिर ये बाहर छोड़कर, अंग्रेजों के वहाँ से दुश्मन बन गए और बाहर छोड़कर लंदन चले गए। और वहीं से जो भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना कार्य प्रारंभ किया था। ये आतंक के द्वारा भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। यानी ये क्या चाहते थे? इन्होंने वहाँ अपनी जो गतिविधियाँ की थी, उस गतिविधियों के अंदर अपना जो उद्देश्य जो निश्चित किया था, वो उद्देश्य इनका था कि अंग्रेज सरकार को आतंकित करके क्या करेंगे? स्वराज्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए इन्होंने विभिन्न संगठनों को भी स्थापना की थी। तो देश से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने की पहल किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की थी। यानी इन्होंने क्या किया था? 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। ये प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारत स्वशासन समिति था, जिससे बाद में इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। उन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म की भी स्थापना प्रारंभ की, जिन्होंने विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप प्रारंभ की। और शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या बन गया? एक केंद्र बन गया। यानी जितने भी क्रांतिकारी जो थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का उनको मार्गदर्शन और निर्देशन का कार्य करते थे। महात्मा गांधी जैसे और जो रूस के लेनिन जैसे, वो भी जब जाते थे इसी इंडिया हाउस में वो रुका करते थे। और इन्होंने जो 1,000 के 6 फेलोज, इसके माध्यम से अध्ययन करने वहाँ गए थे वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इनके क्या? इंडिया हाउस के सदस्य बन गए थे। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कर दी थी? कार्रवाई शुरू कर दी थी। यानी इनके विरुद्ध वहाँ पर कार्रवाई, उनके ऊपर गुप्तचरी बढ़ा दी गई थी और इनके जो सार्वजनिक रूप से भाषण देने आदि पर रोक लगा दी गई थी। और वहाँ का जो मीडिया था, यानी जो वहाँ प्रेस थी वहाँ की, वो भी इनके क्या हो गई थी? खिलाफ हो गई थी। इस कारण वो लंदन, या भारत नहीं है, यहाँ पर है लंदन, वो लंदन छोड़कर कहाँ चले गए? पेरिस। वहाँ से भी अंग्रेजों ने खूब प्रयास किया कि पेरिस से उनका वापस प्रत्यर्पण लंदन में किया जाए, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए और वहाँ अपनी वो क्रांतिकारियों को जारी, और अंत में वो वहाँ से जिनेवा चले गए और जहाँ जिनेवा के अंदर ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर, यानी जिसे अभी हमने देखा था वीडी सावरकर, इन्हीं के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भांगूर गांव महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भांगूर गांव महाराष्ट्र। 1901 में मैट्रिक पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला, ये वहीं है बॉम्बे के पूना के पास, पूना में। वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। लोकमान्य तिलक जो बाल गंगाधर तिलक, जिसे जो भारतीय असंतोष का जनक भी कहा था। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ एक संगठन बनाया था, मित्र मेला। ये आप देखिए आकृतियां, ये सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्होंने एक संगठन बनाया था, मित्र मेला। तो इस संगठन बना करके इससे क्या हुआ था? बनाकर जो विदेशी कपड़ों की इन्होंने होलियाँ जलाई, जिस कारण इन्हें क्या कर दिया गया? वहाँ कॉलेज से बाहर
निकाल दिया, यानी इन्हें क्या कर दिया गया, कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म नहीं बल्कि 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी थी। उनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इस जो 1857 की भारत की क्रांति थी, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रकाशन से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर ली थी। ये पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों, जैसे इसका नाम था पिकविक पेपर्स, स्काउट पेपर्स आदि, इस नामों से भारत पहुंची थी। उन्होंने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की है। पुणे और लंदन दोनों जगह इसकी स्थापना की गई थी। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध बताया था। और सावरकर का लंबा समय अंडमान की वेलुलर जेल के अंदर भी, जेल में कठोर यातनाएं दी गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वहाँ लंदन के अंदर जब यहाँ से श्यामजी कृष्ण वर्मा जब पेरिस चले गए थे, तो उन्होंने इस इंडिया हाउस की सारी गतिविधियाँ सावरकर को सौंप दी थी। तो वहाँ सावरकर के नेतृत्व में काफ़ी गतिविधियाँ की गई, और वहाँ से भारत के अंदर पिस्तौल भेजने, और वहाँ से इन्होंने जो अपनी जो ये पुस्तक है इसकी प्रतियाँ भेजने। इसके अलावा उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसमें मैजिनी की जो जीवनी थी उसका अनुवाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा और मराठी में करके इन्होंने क्या भारत पहुँचाया था। इसके अलावा वहाँ से रहते हुए इन्होंने क्या किया, भारत में सशस्त्र क्रांति और विद्रोह करने की भी योजना बनाई थी। और इन्हीं सावरकर के द्वारा लंदन से जो भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल थी, उसी के द्वारा जो नाजिक का मजिस्ट्रेट और जैक्सन की भी हत्या की गई थी। तो इन सारी बातों के कारण फिर बाद में इनको इंग्लैंड से क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जब भारत भेजा जा रहा था, तो बीच में वो समुद्र तट से कूद गए, और कूद करके कहाँ चले गए, फ्रांस की सीमा में चले गए, जहाँ फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके वापस अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो इस कारण अंग्रेजों ने इसमें भारत में ला करके इन्हें काले पानी की सजा दी थी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित सेलुलर जेल में इन्हें रखा गया, जहाँ इन्हें कठोर शारीरिक यातनाएं दी गई और परेशान किया गया। जेल के कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी। हालांकि ये बात थोड़ी विभेदपूर्ण है और विवादास्पद विषय है। जो इससे पहले जो बुक्स थी उसके अंदर ये बात नहीं थी दया याचिका की, लेकिन इस बार की जो नई बुक्स है उसके अंदर ये जोड़ ली गई कि उन्होंने दया याचिका भेजी, जिसमें पहली दया याचिका 30 अगस्त 1910 को, दूसरी 14 नवंबर 1911 को भेजी, जिसमें सावरकर ने संवेद को किसका कहा, पुर्तगाल का पुत्र का, क्योंकि इस समय पुर्तगालियों और इनके बीच में अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे। और लिखा कि ये वह सरकार के कई अनुसार कार्य करने को तैयार है। तीसरी जो दया याचिका है वो 1917 में, और चौथी दया याचिका 1 फरवरी 1918 को दी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त छोड़ने की मांग की थी। 1921 में सावरकर की याचिका स्वीकार करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या कर दिया, जेल से छोड़ दिया, और जिला रत्नागिरी जो महाराष्ट्र के अंदर, उस जेल के अंदर वहाँ पर क्या किया, इन्हें कैद रखा गया। बाद में 2 मई 1921 को उन्हें रत्नागिरी जेल से 5 वर्ष तक राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त के साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। और सावरकर जेल से छूटने के बाद सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के क्या बन गए, सदस्य बन गए, और इसके लिए कार्य करने लगे, और इसके अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की, और हिंदुओं को राजनीति और हिंदुओं का सैन्यकरण हो का नारा बुलंद किया। अर्थात इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा। हालांकि ये सारी की बात है, इस पर ये जो जितनी बात अभी जो बाद में जोड़ी गई है, तो इस बात पर थोड़ा विवाद भी है। अब देखो सही क्या इसका निचोड़ निकल कर जो भी आए, यानी इस तरीके की बातें जोड़ करके इनका जो महत्व है, इनके योगदान को कम करने का प्रयास किया गया है। जिसमें और भी बातें जैसे कही कि 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया, विरोध किया, और 1946 में पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद उन पर क्या किया, हत्या और षड्यंत्र रचने और गोडसे के सहयोग देने का आरोप लगाकर मुकदमा चला, लेकिन वह इस मुकदमे से क्या हो गए, बरी। वर्तमान समय की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी आपने देखा है कि इनके ऊपर काफ़ी, जो सावरकर के ऊपर जो हमारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर बहुत सारी बहसबाजी चल रही है, और इसी कारण अब वास्तविकता क्या है उस मैटर को दबाया जा रहा है। और हर जब राजनीतिक पार्टी आती है तो अपने हिसाब से अपनी विचारधाराएं जो स्कूली चैप्टर के अंदर
जो अपलोड जो करती है उसके अंदर शामिल करती है, जो कि नित्य सही नहीं है। जो भी बात हो सही बात का निचोड़ हमारे सामने आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो बंगाल है, उस बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात श्री पी मिश्रा ने एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, इसको बना करके किया था। यानी बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बंगाल इस समय गतिविधियों का केंद्र भी सबसे पहले बना। हालांकि हमने अभी बात की थी पहले बनने वाला था महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पर क्या था, उस समय जो भारत था उसका राजनीतिक केंद्र क्या था, उस समय बंगाल ही था। और सब तरीके से ये आगे भी, चाहे प्रेस की पहले शुरुआत हो या और भी जो भी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो, या जो भी व्यापार वाणिज्य या विदेशियों से संपर्क की बात, सब तरीके से क्या था, बंगाल आगे था। तो सबसे पहले बंगाल के अंदर जो इस क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात एक भद्रलोक नामक संगठन के माध्यम से हुआ था, जो कलकत्ता में छात्रों द्वारा, इसके अलावा और भी गुप्त समितियाँ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हुई थी। तो इस तरीके से जो पहला प्रयास था, यानी बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारियों ने पहला प्रयास किया था, पहला गुप्त संगठन था, वो गुप्त संगठन था अनुशीलन समिति। ये 2 जगह बनाया गया था, जिसका गठन 1902 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1902 में। एक तो मिदनापुर में किया गया, दूसरा कलकत्ता में। तो मिदनापुर के अंदर जो अनुशीलन समिति बनाई गई, उसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, और जो कि कलकत्ता में की थी स्थापना, उसकी स्थापना श्री पी मिश्रा ने की थी। बंगाल में राजनीतिक जागृति और बंगाल विभाजन के बाद आई थी, यानी जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, उसके बाद में यहाँ राजनीतिक जागृति आई और लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अब आंदोलन का उद्देश्य विभाजन को रद्द करवाना ही नहीं, अपितु स्वराज्य की प्राप्ति करना भी था। जैसे अनुशीलन समिति थी, तो इसका भी कार्य था, थोड़ा मैं बता दूं ये क्या करती थी। ये अपनी जो गतिविधियां, यानी ये कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं करती थी, लेकिन इसकी मुख्य गतिविधियां यही थी कि ये अपने अनुयायियों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण देती रही। हालांकि 1908 तक आते आते ये भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, यानी प्रभावहीन हो गई थी। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी गतिविधियों को जो संगठित करने की विस्तृत जानकारी इसके अंदर दी थी, और जो बाद में चल करके क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी बन गई थी। युगांतर और संध्या, ये 2 महत्वपूर्ण पत्रिका नामक पत्रिकाओं में भी अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, जिसमें युगांतर नामक पत्रिका का जो इसको लिखने का कार्य किसने किया था, या इसको प्रकाशन करने का कार्य वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया, जबकि संध्या थी, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित या प्रकाशित की गई थी। एक अन्य पुस्तक थी मुक्ति कौन माथे। मुक्ति कौन माथे में क्या है, इस युगांतर के अंदर जो प्रकाशित चीज़ें महत्वपूर्ण उन बात को, यानी जो युगांतर के कुछ जो प्रमुख लेख हैं, उन लेखों का संकलन इसके अंतर्गत इस पुस्तक के अंदर संकलन करके उसमें प्रकाशित किया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का इस पुस्तक के अंदर आग्रह किया गया है, ताकि क्या हो, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को बाहर से क्या हो, बाहर निकाला जा सके। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।